साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। यहां पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बनता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का सेशन। तो टुडे सेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपकी स्टैटिक जीके होती है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद में एक हिस्टोरिकल प्लेस जो है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश का एक हिस्टोरिकल प्लेस जो है हम रोज़ यहाँ पर कवर करते हैं, तो आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं ग्वालियर के तेली के मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलता है। तो आज देखेंगे किस किस ने सही जवाब दिया है कल वाले प्रश्न का। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। इनमें से किसे डिफरेंटली एबल स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? दीपा कर्माकर, प्रमोद भगत, मरियप्पन थंगावेलु या फिर योगेश मालवीय? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि प्रमोद भगत को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? देवेंद्र फडणवीस, बसवराज बोम्मई, एम.के. स्टालिन या फिर हेमंत सोरेन? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक की व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमिजी निशिया किस देश की खिलाड़ी हैं? अमेरिका, जापान, भारत या फिर डेनमार्क? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि जापान की खिलाड़ी हैं मोमिजी निशिया, जो कि यहाँ पर ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे कम उम्र में इन्होंने पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज शुरुआत करते हैं 30 जुलाई 2021 टुडे करंट अफेयर, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं आज की करंट अफेयर के। तो पहला प्रश्न है, निर्यातक बनों मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा निर्यातक बनों जो है प्रोग्राम यहाँ पर चालू किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं निर्यातक बनों के बारे में। तो राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और शीर्ष औद्योगिक विकास निकाय राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने एक अभियान चालू किया है। अभियान मिशन निर्यातक बनों को 6 चरणों में पंजीकृत करके स्थानीय व्यापारियों को अपने व्यापार को विदेशों में विस्तारित करने की तैयारी हेतु योजना बनाई गई है। यानी राजस्थान के जितने व्यापारी हैं वो विदेशों में भी अपना व्यापार कर सकें, इसके लिए यहाँ पर निर्यातक बनों प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, राजस्थान की स्टैटिक चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, इनकी और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान के राज्यपाल के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस पेमेंट्स बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग का आंकड़ा पार कर लिया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, अमेजॉन पेमेंट बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर बी, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग का आंकड़ा यहाँ पर पार कर लिया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग जारी करने के मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला पेमेंट बैंक बन गया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म देख लीजिए। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार जून 2021 के अंत तक सभी बैंकों द्वारा 3.47 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए हैं। इसके अलावा पेटीएम बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के लिए टोल प्लाजा का भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता भी बन गया। यानी कि टोल प्लाजा पे जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं टैक्स हासिल करने वाला कौन सा पेमेंट बैंक बन गया, तो वो भी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक ही बन गया है। पेटीएम की बात कर लेते हैं। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और पेटीएम की स्थापना कब की गई? तो 2009 में पेटीएम की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में पशुधन व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया है। देखिए
तो जम्मू कश्मीर की प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने 28 जुलाई 2021 को 2 दिवसीय विशाल पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। यह मेला जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन कठुआ जिले के हीरानगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया है। तो याद रखिए, प्रश्न बन सकता है कि जम्मू कश्मीर में पशुधन मेले का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था, तो कठुआ जिले के हीरानगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया था। और हमने आपसे बार बार कहा है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख से संबंधित कोई भी जानकारी आपको मिले उसे स्टार मार्क कर लेना है आपको, ठीक है। यह अपनी तरह का पहला मेला है जहां गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों की कई नस्लों की बिक्री और खरीद का प्रावधान यहां पर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ग्लोबल टाइगर डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ डे एक ही दिन, यानी कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ वर्ष मनाने की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर किसे बनाया गया है? महेंद्र जौहरी, राकेश अस्थाना, राजीव महर्षि या फिर अनिरुद्ध कुमार? आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर बी, यानी कि राकेश अस्थाना को अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का नवनियुक्त कमिश्नर नियुक्त किया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई 2021 को उनकी सेवानिवृत्ति से 15 दिन पहले ही की गई है। राकेश अस्थाना आपको याद है, राकेश अस्थाना इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी महानिदेशक रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार युवाओं के लिए मिशन यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर अंडमान निकोबार? आंसर देख लेते हैं, सही आंसर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में पहली बार युवाओं के लिए मिशन यूथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखिए कुछ जानकारी। तो जम्मू कश्मीर सरकार में पहली बार केंद्र शासित युवाओं के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। मिशन यूथ नामक इस पहल से विभिन्न धाराओं के 50,000 से अधिक युवाओं को लाभ मिलेगा। और जो आपकी पीजी का कोर्स कर रही हैं, तो पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक महिला पात्रों को लगभग 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला पीजी करना चाहती है तो उसको जो है 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर सहायता स्वरूप प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं आपका 29 जुलाई 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना गया है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर? आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि इंदौर को यहाँ पर जो है स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो इंदौर जो है वो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये जो है आपकी यूएसएआईडी की फुल फॉर्म है। तो पूछा जा सकता है यूएसएआईडी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एक पहल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर की हवा को शुद्ध करने के लिए यह परियोजना 5 साल तक चलने वाली, ठीक है। तो शहर की हवा जो है वो शुद्ध रहे, इसके लिए यह परियोजना चालू की गई है। इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, ये भी आपको याद रखना। पिछले 4 साल से इंदौर पहले नंबर पर यहाँ पर काबिज है स्वच्छता की श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर पेंच टाइगर रिजर्व? आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यहाँ पर अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप हीरोज का पुरस्कार मिला है। अब ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, आइए देख लेते हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। पहली बात तो आपको ये कन्फर्म करना है। उसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। देखिए, यह पुरस्कार किसी राष्ट्रीय उद्यान को दिया जाता है
जिसे पर्यावरण में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य किया है। तो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसने पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य किया है, ऐसे जो है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान को यह पुरस्कार दिया जाता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को विश्व विरासत की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूनेस्को अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है और यूनेस्को की जो 40 प्रमुख हमारे भारत के जो स्थल यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, उनके ऊपर एक हमने क्विज यहाँ पर तैयार की है। MCQ जो है उसकी वीडियो कल हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। आपने अगर नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास यहाँ से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर कर्ण? कौन सा राजवंश जो है वो सबसे पुराना है? आइए देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि मौर्य राजवंश इन सभी में सबसे पुराना है। तो कब शुरुआत हुई थी आइए देख लेते हैं। तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो 325 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद था। तो 350 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य चला था, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मुद्रा राक्षस। तो बताइए किस भाषा में मुद्रा राक्षस को लिखा गया है? तमिल, पाली, संस्कृत या फिर हिंदी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि संस्कृत में लिखा गया है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस को। देखिए मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। विशाख दत्त की अन्य रचनाएं देख लीजिए तो देवी चंद्रगुप्तम और राघवानंद नाटकम जो है वो विशाख दत्त की अन्य पुस्तकें हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? कुत्ता, बैल, गाय या फिर शेर? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी यानी कि गाय को वैदिक काल में अघन्या माना गया है। अघन्या का अर्थ होता है कि ना मारने योग्य, जिसे मतलब कि मारा नहीं जा सकता, उसे अघन्या कहते हैं। कभी मारना नहीं चाहिए और यही आज भी चल रहा है। गाय को आज भी माता के समान माना जाता है और उसकी हत्या को एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तेली के मंदिर की, जो हम डेली बेस पर एक एक यहाँ पर यूनिट 1 का जो टॉपिक है आपका MPPSC पर्यटन का, एक एक टॉपिक यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तेली के मंदिर की। तो तेली का मंदिर, जिसे तेली का मंदिर भी कहते हैं, याद रखिएगा तेली के मंदिर का ही नाम है तेली का मंदिर। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के जो है ग्वालियर किले के प्रसार में स्थित, एक जिला नहीं है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले के प्रसार में स्थित है। ठीक है, यह उत्तर भारत में दक्षिण भारत की शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है। तो उत्तर भारत में जो है जो दक्षिण भारत की शैली में निर्मित मंदिर है वो एकमात्र मंदिर कौन सा? तेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर किले में स्थित है। यह इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी में किया गया था। यह शिव और विष्णु को समर्पित एक भव्य मंदिर है। तो शिव भगवान को और विष्णु भगवान को समर्पित है। निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया। तो जो आपकी शैली पूछी जा सकती है कि कौन सी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया, तो याद रखिएगा नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह हिंदू मंदिर के लिए एक असामान्य डिजाइन है, क्योंकि इसमें विशिष्ट वर्ग की बजाय एक आयताकार गर्भगृह है। जैसे कि आपको पता है जो हिंदू मंदिर होते हैं उनमें जो है त्रिभुजाकार यहाँ पर छत होती है। ठीक है, सपाट नहीं होती, त्रिभुजाकार होती है। लेकिन जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं उनमें एक मतलब कि ऊंचाई तक पूरा जाता है। ठीक है ना, जो आप जो वो होता है उसका शिखर होता है मंदिर का, वो बिल्कुल ऊंचाई तक सीधा जाता है। और ऐसा ही यहाँ पर देखा गया है, कहाँ पर? तेली के मंदिर में, जो कि आपका ग्वालियर किले में स्थित है। ठीक है, मंदिर वास्तुकला में म्यूजिकल हार्मोनिक्स पर आधारित डिजाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे हरमन गोइट्ज ने गुप्त की भारत काल का सर्वश्रेष्ठ कृति कहा है। तो ये आपको याद रखना है कि किसने गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ कृति यहाँ पर तेली के मंदिर को कहा है। तो हरमन गोइट्ज ने तेली के मंदिर को भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ कृति कहा है, जो कि गुप्त काल के दौरान बनाई गई है। तो याद रखिएगा तेली का मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दक्षिण भारत की जो आधार शैली पर बना हुआ एकमात्र मंदिर है, जो कि उत्तर भारत में निर्माण किया गया है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत पर आधारित एकमात्र मंदिर जो मध्य प्रदेश में है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ग्वालियर किले में स्थित है तेली का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल के प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। कल हमने पूछा था कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो शैलन चौधरी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस जो सीमा है इसकी रक्षा कौन करता है। उसके बाद में अंकिता निगम ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है और कौन कौन से राज्य इससे अटैच करते हैं बॉर्डर अपना, वो भी इन्होंने बताया है। उसके बाद भारती मानिक ने बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद कीर्ति राघवेंद्र भारद्वाज ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। शिल्पा वानखेड़े ने बिल्कुल सही बताया। सोनम चौहान ने बिल्कुल सही बताया है। पुरुषोत्तम परमार ने बिल्कुल सही बताया। धनराज दामोर ने बिल्कुल सही बताया है और सचिन पारासर ने बहुत सही जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही कमेंट कर लीजिए। आज की क्लास थोड़ा जल्दी में है क्योंकि थोड़ा काम आ गया, हमको जाना है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी क्लास को किया है। बाकी डेली क्लास जैसे चलती है विस्तार से वैसे ही आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो एक तो आपको राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताना है। उसके बाद में पानीपत का तृतीय युद्ध कब
हुआ था, किसके साथ में हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था, ये जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि डेली आपके लिए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।